नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम चावल गहनता प्रणाली के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से चावल उत्पादन की प्रक्रियाओं में वर्तमान जो परंपरागत प्रक्रिया है उसकी तुलना में काफ़ी बड़े परिवर्तन किए जाते हैं, जिससे उत्पादन को लेकर साथ साथ जलवायु परिवर्तन जैसी अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या है उसके समाधान में भी एक तरह से मदद मिलती है। साथ साथ जल संसाधन को संरक्षण करने में भी इस प्रक्रिया को काफ़ी मददगार माना जाता है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो विश्व में दो प्रमुख अगर हम खाद्य फसलों की बात करें तो गेहूं और साथ साथ चावल चावल जिसे धान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। धान की खेती के संदर्भ में आप ध्यान रखें, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और वर्तमान में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। साथ साथ भारत में गेहूं और चावल प्रमुख अगर हम खाद्य फसलों की बात करें तो यहाँ पर चावल का उत्पादन गेहूं की तुलना में ज़्यादा है तुलनात्मक रूप में। यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है, इसीलिए गर्म और आर्द्र जलवायु में आसानी से एक तरह से इसका उत्पादन किया जा सकता है। इस रूप में अगर हम देखें तो भारत में जब मानसून की वर्षा का एक तरह से समय प्रारंभ होता है, अगर हम वर्तमान समय की बात करें जब भारत में मानसून एक तरह से प्रवेश कर रहा होगा, उसके बाद की प्रक्रियाओं में धान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इस रूप में अगर हम देखें तो यह खरीफ की एक प्रमुख फसल है। सामान्य रूप से जब हम धान की खेती की बात करते हैं तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं धान की खेती के लिए पानी को बड़े पैमाने पर इकट्ठा करके इसमें रखना पड़ता है लंबे समय तक। यह जो प्रक्रिया होती है जिसमें पानी धान के खेतों में इकट्ठा रहता है, इसके कुछ नुकसान भी हैं और इसी कारण से इस परंपरागत जो पद्धति है उसको बदलने की बात चल रही है और जो हमने बात करी चावल गहनता प्रणाली उसको एक तरह से लागू करने की बात आगे बढ़ाई जा रही है। सामान्य रूप से चावल उगाने में जब हम पानी को इकट्ठा करके रखते हैं तो जो भी एक तरह से अपघटन की प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी सूक्ष्म जीव हैं मिट्टी में, उनके साथ में उस आधार पर अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से मीथेन का उत्पादन होता है और यह एक तरह से वातावरण में उत्सर्जित होती है। जब हम मीथेन की बात करें तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक शक्तिशाली है, यानी CO2 की तुलना में इसकी जलवायु परिवर्तन को करने की जो स्थितियां हैं वह 30 गुना ज़्यादा हैं। इस रूप में मीथेन का जो उत्सर्जन है उसको रोकने के लिए एक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है और इस कड़ी में कहीं ना कहीं धान के जो खेत हैं वहां पर एक तरह से जो प्रक्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हम धान की खेती को बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी वैकल्पिक प्रक्रिया को ला सकते हैं जहां पर मीथेन का उत्सर्जन न्यूनतम हो जाए। अगर हम अमेरिका में पर्यावरण रक्षा कोष के एक अध्ययन में देखें, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चावल के खेतों से जितना भी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होता है उसके कारण जो भी ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ताप वृद्धि पर प्रभाव पड़ रहा है वह लगभग 600 कोयला संयंत्रों के बराबर है, जिनके माध्यम से प्रमुख रूप से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। एक दूसरी प्रमुख समस्या मानी जाती है कि जल संसाधन का बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ उपयोग किया जाता है, यानी पानी को जब आप इकट्ठा करके रखते हैं तो उसकी जगह अगर हम बात करें टपक सिंचाई, इसका उपयोग किया जा सकता है या अन्य प्रकार की जो सूक्ष्म सिंचाई है उसका उपयोग करके पानी का आवश्यकता से अधिक जो उपयोग है उसको कम किया जा सकता है। सामान्य रूप में अगर हम 1 किलो भूसी और साथ साथ जो चावल उसमें उत्पादित हो रहा है उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए 2173 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और वैश्विक स्तर पर यह मानदंड माना गया है। भारत में अगर यह आंकड़ा आप देखें तो 2688 लीटर है। धान की खेती में जो भी पानी का उपयोग होता है उसका बड़ा भाग वर्षा के जल से आता है, उसके अलावा सतही या भूजल होता है और अन्य प्रकार के जो प्रदूषक उत्पन्न होते हैं चावल उत्पादन की प्रक्रिया में उसको बाहर निकालने के लिए लगभग कुछ पानी की आवश्यकता होती है। अलग अलग नदी के जो बेसिन है वहां पर जो भी शुष्क महीने हैं उनको यहाँ पर लाल रंग से दिया गया है और अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो कावेरी बेसिन में जहां पर 35 मिलियन जनसंख्या निर्भर करती है, लगभग 8 माह शुष्क रूप में होते हैं और यह काफी विकट रूप में यहाँ पर सूखे की स्थिति बनी होती है। इसी के साथ साथ अगर हम सिंधु की बात करें जहां पर 212 मिलियन जनसंख्या निर्भर करती है, यहाँ पर भी 8 माह शुष्क होते हैं। कृष्णा नदी की बात करें 77 मिलियन लोग निर्भर करते हैं और 7 माह यहाँ पर शुष्क होते हैं। तो तुलनात्मक रूप में आप देखें लगभग बड़ी नदियों के जो क्षेत्र हैं
केवल अगर हम ब्रह्मपुत्र को छोड़ दें, लगभग सभी में 5, 4, 7 या 8 माह ऐसे होते हैं जहां पर पानी की काफी कमी होती है। इस रूप में हम धान की खेती में जो पानी का उपयोग है उसको नियंत्रित करना चाहते हैं, कारण भारत के बड़े भाग में धान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है खाद्य फसल के रूप में। इस आधार पर भी हमें वैकल्पिक तंत्र की आवश्यकता है और हमारी इन समस्याओं का समाधान धान की खेती के लिए चावल गहनता प्रणाली के रूप में है, जिसको हम SRI भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसकी अगर हम शुरुआत देखें तो 1983 में फ्रांसीसी एक पादरी थे, हेनरी डी लॉलानी, उनके द्वारा मेडागास्कर में प्रमुख रूप से किया गया। आगे चलकर भारत और अन्य देशों में धीरे धीरे इसका विस्तार होता चला गया। माना जाता है कि इस प्रणाली का उपयोग करने से भूजल में 15 से 20% की कमी आती है, यानी आप कम भूजल का उपयोग करते हैं। साथ साथ चावल की जो उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर, उसमें सुधार होता है। तो कम पानी, कम बीज और कम रासायनिक खादों के उपयोग के कारण इस पद्धति को परंपरागत जो चावल की खेती है उसकी तुलना में काफी लाभकारी माना जाता है। सामान्य रूप में अगर हम चावल गहनता प्रणाली की बात करें तो परंपरागत रूप से जो धान की खेती होती है उसमें 15 से 20 टिलर होते हैं, यानी अगर हम धान की बाली की बात करें। इसकी तुलना में चावल गहनता प्रणाली में यह 30 से 35 होते हैं। धान की बाली की संख्या 30 से 50 होने के कारण माना जाता है कि अगर तेज वायु चलती है, जैसे चक्रवाती स्थिति है, तो वहां पर भी एक तरह से जो धान के खेत होते हैं वहां पर फसलें खड़ी रहती हैं, पानी में नीचे नहीं गिरती हैं। तो इस रूप में भी चावल गहनता प्रणाली काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चावल गहनता प्रणाली की अगर हम प्रमुख प्रक्रियाओं की बात करें तो सबसे पहले सामान्य रूप से खेत की जुताई करके उसे तैयार किया जाता है। अगर हम यहाँ पर चित्र में देखें, खेत को तैयार करने में जुताई में लेवल एक तरह से बनाकर रखा जाता है, जैसे यहाँ पर किया जा रहा है ट्रैक्टर के माध्यम से, जिससे जल प्रबंधन की जो स्थिति है वह चावल की खेती में सही से हो पाती है। खेत के तैयार होने के बाद सामान्य रूप से उस खेत की सिंचाई की जाती है, लेकिन परंपरागत रूप से जो सिंचाई होती है उसकी तुलना में कम की जाती है। इसके बाद 10 से 12 दिन पुरानी जो नर्सरी है जहां पर धान के युवा पौधे लगे हुए हैं, अगर हम इस चित्र की बात करें तो वहां से जड़ सहित एक तरह से पौधों को निकाला जाता है, जिससे मिट्टी के कण जड़ में बड़े पैमाने पर बने रहें और उसमें से निकले ना। कोशिश ये रहती है कि नर्सरी से जो पौधे निकाले जाते हैं इन्हें धान के खेतों में 10 इंच की दूरी पर चिन्हित करके लगाया जाए। लाइन बनाकर और एक उचित दूरी के साथ में जब पौधों को लगाया जाता है, इससे चावल के पौधों की वृद्धि और विकास अनुकूल वातावरण की स्थिति में होते हैं और उनमें सही रूप में धान की बाली आती है। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी पौधशाला है जहां से हम धान के छोटे इन पौधों को प्राप्त कर रहे हैं वह खेत से बहुत दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन धान के पौधों के उखड़ने और रोपण के बीच का जो समय अंतराल है वह कम होना चाहिए। सामान्य रूप में 30 से 40 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे धान के जो युवा पौधे हैं जिनको हम नर्सरी से निकालते हैं और धान के खेत में इनका रोपण करते हैं उनकी जड़ें न सूखें। इस पद्धति में कम उपजाऊ मिट्टी में भी खेती की जा सकती है और साथ साथ इस प्रकार की मिट्टी में रोपाई की संख्या दोगुनी तक बढ़ाई जा सकती है। तो इस रूप में अगर उपजाऊ क्षमता मिट्टी की कम है तो रोपाई को बढ़ाकर हम उत्पादन को अपने बढ़ा सकते हैं। सामान्य रूप में 1 एकड़ की नर्सरी उगाने के लिए पारंपरिक रूप से 5 किलो बीज की तुलना में अगर हम SRI पद्धति की बात करें, चावल गहनता प्रणाली की, हमें केवल 2 किलो बीज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी हमारी जो लागत है उसमें एक तरह से कमी आती है। परंपरागत स्थिति में धान के खेतों में पानी पूरा भरा जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता है। सामान्य सिंचाई की जाती है और फिर खेत को सूखने दिया जाता है, और जब खेत में हल्की दरारें या क्रैक सामान्य रूप से दिखने लगते हैं उसके बाद पुनः उसमें सिंचाई की जाती है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में जैसे एक तरह से मिट्टी की स्थिति है, हमें जो समय अंतराल होता है, यानी खेत सूखा हुआ है और खेत में एक तरह से पानी उपस्थित है, वो अंतराल आपका अलग अलग हो सकता है। खेत का नमी युक्त रहना और कुछ वहां पर शुष्कता आ जाना, ये दोनों प्रक्रियाएं लगातार की जाती हैं, जिससे पानी का जो उपयोग है इस प्रकार की पद्धति में कम होता है। सामान्य रूप से अगर हम धान की खेती की बात करें तो यहाँ पर खरपतवार यह सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है और इसके लिए धान के खेतों में खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है। लेकिन अगर हम वर्तमान पद्धति की बात करें, चावल गहनता प्रणाली या SRI, यहाँ पर हमें यह करने की जरूरत नहीं है और इसके लिए प्रमुख रूप से किया यह जाता है कि कोनो वीडर एक तरह से उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस कोनो वीडर उपकरण के माध्यम से प्रमुख रूप से धान के खेत में जो भी एक तरह से खरपतवार होते हैं उनको यहाँ पर दबा दिया जाता है और वो पानी के अंदर ही एक तरह से सड़ते गलते हैं
और एक तरह से खाद के रूप में काम करते हैं। कोनो वीडर का उपयोग करने से जो भी खरपतवारनाशी इसमें सड़ते गलते हैं वह खेत के पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। सामान्य रूप में कोनो वीडर से पहली जो निराई है वह बुआई के 10 से 12 दिन के बाद की जाती है और जैसी आवश्यकता उसके आधार पर 10 से 15 दिन में इस तरह की निराई कोनो वीडर के माध्यम से की जाती है। कोनो वीडर का उपयोग करके जब भी खरपतवारनाशी को इस तरह से पानी में मिट्टी में दबा दिया जाता है, इससे एक तरह से पौधों को वायु मिलने की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ जाती है और माना जाता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया से जो उपज है उसको एक तरह से बढ़ाने में मदद मिलती है। चावल गहनता प्रणाली को माना जाता है कि उत्पादन बढ़ाने, साथ साथ जल संसाधन को संरक्षित करने और मीथेन उत्सर्जन की जो प्रक्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करने में एक बड़ा सहायक माना गया है। लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। अगर हम पहली स्थिति की बात करें तो खरपतवार इसमें अनियंत्रित रूप से बढ़ता है, तो वहां पर एक तरह से हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता है कोनो वीडर का प्रमुख रूप से उपयोग करके। दूसरा, प्रारंभिक वर्षों में इसमें श्रम लागत काफी ज्यादा होती है, लेकिन बाद के वर्षों में लगातार उपयोग करने से श्रम लागत नीचे आती है। अंतिम रूप में इस प्रकार की पद्धति में काम करने के लिए लोगों को एक तरह से प्रशिक्षित या कुशलता के साथ होना चाहिए। तो यह एक तरह से जो कुशलता है वह लोगों को देने की आवश्यकता है जो चावल गहनता इस पद्धति का उपयोग करना चाहते हैं। इन प्रमुख समस्याओं का अगर समाधान किया जाए तो इस पद्धति का उपयोग बड़े पैमाने पर धान की खेती में किया जा सकता है। भारत में अगर हम तेलंगाना राज्य की बात करें तो वहां पर जो प्रयोग किए गए हैं वो काफी सफल रहे हैं और इसको आगे विस्तारित करने पर विचार किया जा रहा है। इसी तरह के प्रयोग पंजाब में भी किए गए हैं, काफी सफल रहे हैं। पंजाब में अगर हम देखें तो धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत अधिक है, लेकिन जल संसाधन वहां पर बहुत तेजी से घट रहे हैं। इसीलिए सरकार की कोशिश ये है कि इस पद्धति का उपयोग करके चावल के उत्पादन को पंजाब में एक तरह से सामान्य स्तर पर रखा जा सकता है। भारत के अन्य राज्यों में इस पद्धति को विस्तारित किया जाए तो इससे चावल की उत्पादकता तो बढ़ेगी ही, जल संसाधन पर दबाव कम होगा, साथ साथ मीथेन उत्सर्जन की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें कमी आएगी और हम जलवायु परिवर्तन पर भी एक तरह से अपना योगदान वैश्विक स्तर पर दे सकते हैं। यह हमारी आज की बड़ी खबर की चर्चा है। आने वाले समय में आज की बड़ी खबर को इसी रूप में हम आगे प्रस्तुत करते रहेंगे। आप सभी अभ्यर्थी बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस की इस पहल को बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।